गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th के दो चैप्टर्स जो हैं पावर शेयरिंग एंड उसके अलावा हमारा है फेडरलिज्म। तो दोनों को हम कंबाइन करके ही पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है बिट्टू। क्योंकि जब हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो आपके क्लास 10th में हमने दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा। एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो बेल्जियम में कैसे पावर शेयरिंग हुआ, कैसे सॉल्यूशन हुआ, ये सब आप लोग कर चुके हैं। आपका फर्स्ट जो चैप्टर है सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड उससे हमेशा बोर्ड में एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस बनते ही हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी बनते हैं एंड आपके शॉर्ट आंसर्स भी बन जाते हैं एंड कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो मैं आपको फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग की बात मैं इसलिए आपके साथ कर रही हूँ बेटा, ये दोनों चैप्टर अगर आपने पावर शेयरिंग चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया तो आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा फेडरलिज्म। एंड जब हम फेडरलिज्म की बात करेंगे तो हम इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग उसमें आपने दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें पहली कंट्री थी आपकी बेल्जियम और दूसरी थी श्रीलंका। तो बेल्जियम की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम उनके एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं तो बच्चे हमेशा उसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं आपसे वही बातें करूँगी जब आप आंसर शीट में गलत आंसर लिखते हैं। अब वो होता किस लिए, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम भी सोचते थे हम भी बहुत होते थे, तो इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। तो हम कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे करके क्लियर करते जाएंगे ताकि आपको जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की कंपोजिशन की बात करते हैं बेटा। पूरी कंट्री में बेल्जियम की जब हम एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम दो की बात करते हैं। एक है उनकी कैपिटल ब्रसेल्स और दूसरी है द होल कंट्री दैट इज बेल्जियम। तो जब हम पूरी बेल्जियम की बात करते हैं तो वहाँ पे उनका एथनिक कंपोजिशन क्या था। 59% जो थे वो थे कौन, डच स्पीकिंग, एंड फ्रेंच स्पीकिंग वो 40% एंड 1% वॉज जर्मन स्पीकिंग। तो आपने देखा 59 + 1 60 एंड 40 इज 100%। तो ये है पूरी बेल्जियम की बात। ठीक है, 59% इन द होल कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट बेल्जियम की। वहाँ पर कौन से थे, डच स्पीकिंग पीपल थे एंड 40% कौन थे, फ्रेंच स्पीकिंग। एंड जो 1% रह गया 59 + 1 इज 60, तो 1% वॉज जर्मन स्पीकिंग। अब क्या हुआ, जो उनकी कैपिटल थी जो कौन सी थी, ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में क्या था, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो ज़्यादा थे, वो कितने थे 80%, और डच स्पीकिंग कितने थे 20%। और अगर हम बात करें पूरी कंट्री में तो माइनॉरिटी में थे फ्रेंच स्पीकिंग, बट अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो वहाँ पर वो मेजॉरिटी में थे। तो अगर कैपिटल में ही कोई मेजॉरिटी में होगा तो वो इन्फ्लुएंशियल उनकी हम कह सकते हैं काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी होंगे, रिच भी होंगे एंड जो उनका इवन पॉलिटिकल एरेना में भी हम बात करते हैं तो काफ़ी हाई पोस्ट पे ही थे। एंड तो डच स्पीकिंग लोगों को लगता था नहीं हम बहुत निगलेक्ट हो रहे हैं, हम लोगों को इतना हक नहीं मिल पा रहा जितना इनको फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को है। तो क्या इसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या वॉयलेंटली इसका सॉल्यूशन निकाला, नहीं। तो इन्होंने बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही काम वे में, पीसफुल तरीके से इन्होंने इसकी पावर शेयरिंग का तरीका निकाला। इन्होंने एक कम्युनिटी बेस्ड हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग की भी बात की, जिसमें इन्होंने इक्वल इन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया सबको। अब वो कौन कौन थे, चाहे वो डच स्पीकिंग पीपल थे या फिर फ्रेंच स्पीकिंग थे या जर्मन स्पीकिंग, तो उनको अपने हिसाब से अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड भी उनको अपनी बात रखने का अधिकार था। तो ये पावर शेयरिंग हम बोल सकते हैं बहुत ही पीसफुल तरीके से हुआ और बहुत ही हम कह सकते हैं इट इज़ अ रिमार्केबल थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है जी, अब इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, किनका, जो श्रीलंका थे। अब श्रीलंका में कौन थे, श्रीलंका में मोस्टली हम देखते हैं कि वहाँ पे सिन्हलीज, आप बेटू कंफ्यूज होते हैं, सिन्हाला एंड सिन्हलीज। सिन्हलीज जो है हम बोलेंगे ये लोग थे और सिन्हाला वॉज द लैंग्वेज। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सिन्हलीज LESE आता है, SINHALESE, सिन्हलीज पीपल, एंड जब हम सिन्हाला इज अ लैंग्वेज, SINHALA। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपके नंबर कट जाएंगे नहीं तो। ठीक है बेटू।
अब क्या था, सिन्हलीज वर इन मेजॉरिटी एंड तमिल्स जो थे वो माइनॉरिटी में थे। अब जब यहाँ पर क्या पीसफुल तरीके से पावर शेयरिंग हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। यहाँ पर क्योंकि जो तमिलियंस थे कई माइग्रेट होकर भी कहाँ पर गए थे? श्रीलंका में गए थे, इंडियन तमिल्स वगैरह। पर जब उनकी बात नहीं मानेगी, उन्होंने बोला कि आप हमें भी इतना ही क्या कहते हैं पावर शेयरिंग हमारे साथ कीजिए, हमारा भी से हो आपकी गवर्नमेंट में। बट इस चीज़ को उन्होंने पीसफुल तरीके से नहीं माना। तो क्या हुआ, LTTE जो इन्होंने एक अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो बेसिकली वो कहते थे कि इट वाज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों उसको ऐसे बोलते थे? क्योंकि वहाँ पर सिविल वॉर हो गया था। सिविल वॉर क्या होता है बेटू? एक वॉर होती है जो आप दूसरी कंट्री के साथ लड़ते हैं। जब आपकी कंट्री के अंदर ही अगर आप वॉयलेंट तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिविल वॉर। एम आई क्लियर? तो यहाँ पर श्रीलंका में क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे एक सिविल वॉर शुरू हो गया। तो अब इससे क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग को तमिलियंस को देने से इतनी जल्दी वो नहीं माने, तो उन्होंने एक वॉयलेंट रूप धरा और उसकी वजह से एक पूरी की पूरी कंट्री में अनरेस्ट की सिचुएशन हो गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? लेटर ऑन स्टेज में बहुत सालों के बाद जाके इनको भी पावर शेयरिंग मिली, बट बहुत लेट मिली और उनको सिविल वॉर करना पड़ा। तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ पर बेल्जियम में बहुत सिंपल तरीके से, पीसफुल तरीके से पावर शेयरिंग का एक एग्जाम्पल आपके सामने है, और यहाँ पर आपका सिविल वॉर के रूप में है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट ना हो और इक्वल रिप्रेजेंटेशन सबको मिले। ठीक है बेटू? आई होप दिस मच इज़ क्लियर। ये मैंने बहुत सिंपल शब्दों में आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो है कि क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग, बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन क्या था एंड श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन क्या था। सो नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।